तो गुड इवनिंग। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एक छोटा सा चैप्टर है। शुरुआत करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था, जैसे हम रोटेशन जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडीज थी जिनके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता था जब आप उन पे कोई फोर्स अप्लाई करते थे। बट रियलिटी ये है कि कोई भी सॉलिड बॉडी रिजिड होती ही नहीं। नो सॉलिड बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। ठीक है, आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो सिंपली लिखिएगा, इन रियलिटी सॉलिड बॉडीज आर नॉट रिजिड। ओके, अब जब आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। ये बात हमें समझ में आ गई भाई, रिजिड नहीं है, डिफॉर्म होगी। अब कहानी होती जब वो फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा। तो जब आप कोई फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी क्या करती है, अपने वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करती है। और इस प्रॉपर्टी को हमने पहले भी देखा था जब हमने कोलिजन पढ़ा था। तो हमने इसे कहा था इलास्टिसिटी, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो लिखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it tends to regain its original shape and size। दोनों ही लिख लीजिएगा, shape and size when, ये इंपॉर्टेंट है, applied force, जो फोर्स आपने अप्लाई किया था, when, जिससे डिफॉर्मेशन आया था, when applied force is removed is known as elasticity, ओके, वहां पे हमने इलास्टिक और इनइलास्टिक टर्म यूज किया था। ठीक है, अब हम इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, दूसरा टर्म हम यूज करेंगे प्लास्टिक। तो अगर कोई बॉडी वापस अपने शेप को रीगेन नहीं करती है और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है तो हम उसे कहेंगे प्लास्टिक। ठीक है, लिख लीजिएगा, इफ बॉडीज हैव no tendency to regain, if bodies have no tendency to regain their shape and they get permanently deformed। ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं, काफी चीजें हो सकता है आपको पता भी हो, बट मेरा काम है एक बार आपको ये इन्फॉर्म करना। तो when they get permanently deformed are called plastic। ठीक है जी, तो इलास्टिक हमें समझ में आया, प्लास्टिक हमें समझ में आया, और प्रॉपर्टी जो है वो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी तो हो गई। तो बिल्कुल इनको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी की मैं आपको कुछ लेंथ भी दिखा देता हूं। ये लेंथ L है। अभी हम इसे सिलेंड्रिकल रॉड ले लेते हैं, तो ये मैंने आपको इस तरह से इसका शेप भी दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हम आपको बता देते हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। फाइन, अब देखिए इस पे आप फोर्स कैसे लगा सकते हैं। आपने कहा कि हमने फोर्स सर ऐसे लगाया, क्या लगता है आपको ये डिफॉर्म होगी या नहीं होगी? एक ही साइड से फोर्स लगाया। सो अगर आपको याद हो, फोर्स में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, वैसे तो हम क्लास 9 से इसको पढ़ रहे हैं, कि किसी भी बॉडी को डी शेप करने के लिए हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये एक्सेलरेट हो जाएगी, ये अनबैलेंस फोर्स है।
तो हमें दोनों साइड से इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा F। ये बात समझ में आई? तो अब ये क्या होगी, ये डिफॉर्म होगी। ध्यान रखना बेटा, अगर सिंगल फोर्स लगा हो, एक ही साइड से लगा हो, या दूसरा केस आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, देखिएगा, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये वॉल के साथ आपने, अब क्या होगा, वॉल के साथ अटैच कर दिया एक एंड और दूसरे एंड से आपने फोर्स लगा दिया। सो दिस डायग्राम इज सेम एज द अपर वन, क्योंकि एक फोर्स वॉल लगा रही है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये डी शेप हो जाएगी, और डी शेप में आपको यहीं पे दिखा दूं, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन आ गया, ये यहां तक चलेगा, और इसको मैं कुछ कलर कर दूं। चलिए थोड़ा सा कलर करके आपको दिखा दें। ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया, ये इलोंगेशन होगा भाई, इसे मैं अभी x कह दे रहा हूं, आप डेल्टा एल भी कह सकते हैं, x और डेल्टा एल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो टर्म यूज में आएंगे, एक तो आएगा आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस पहले भी शायद आपने पढ़ा हो, क्लास 9th में शायद कहीं पढ़ा था हमने स्ट्रेस, और दूसरा टर्म आएगा स्ट्रेन। तो बेटा जब भी आप फोर्स लगाते हैं, ठीक, तो फोर्स रीस्टोरिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। इसको आप जनरली डिनोट करते हैं सिग्मा से। और स्ट्रेन क्या होता है, जो आपकी चेंज इन लेंथ आई, डेल्टा एल जिसे हमने कहा, या एक्स जिसे कहा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज स्ट्रेन। इसको आप एप्सिलॉन, हाँ जी, ये ऐसे करके बनता है एप्सिलॉन, ठीक है। तो स्ट्रेन को आप एप्सिलॉन से, और ये आपका होता है सिग्मा, स्ट्रेस को आप सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों टर्म समझिए अभी पहले, फिर आगे आपको बताते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हमारा क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन है हमारा चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। ओके, अब जरा एक बात समझिएगा। देखिए हुआ क्या, मैंने आपसे कहा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की रॉड दिखा दूं। ये मेरे पास एक रॉड रही, वर्टिकल भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, रॉड हो सकती है, आपका वायर हो सकता है। ओके, अब देखिए मैं दो चीजें आपको दिखा रहा हूं। एक तो मैंने इस पे फोर्स लगाया इस ढंग से, एफ एफ, ठीक है। अब ध्यान रखना क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ब्लू कलर से आपको दिख रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जरूरी नहीं सिलेंड्रिकल हो, किसी भी शेप का हो सकता है, क्यूबॉइड भी इस तरह से भी हो सकता है बेटा, है ना। स्क्वायर ये हो गया, और लेंथ इसकी ज्यादा होगी, तो एरिया किसी भी शेप, क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई भी हो सकता है, बस हमने इसे ए कह दिया है। अब दूसरा तरीका क्या है कि जरूरी थोड़ी है मैं इसे खींचूं, मैं इसे कंप्रेस भी तो कर सकता हूं। ये मैंने फोर्स एफ लगा दी, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी हमारा फोर्स, दोनों ही केसेस में फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल सरफेस। जब आप क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं तो जो सरफेस मिल रही है उसके परपेंडिकुलर फोर्स है, ये बात समझ में आई। या अगर मैं एरिया वेक्टर कहूं तो एरिया वेक्टर के पैरेलल फोर्स है, समझ में आ गया। ओके, तो इस टाइप से जब भी आपके पास फोर्स होगा, तो यहां समझिएगा, यहां पे आप इसे कहते हैं टेंसाइल, और ये आपका है कंप्रेसिव। तो स्ट्रेस के लिए आप टर्म यूज करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, इसमें कहेंगे, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जब आप कंप्रेस कहेंगे उस समय कहेंगे। इवन स्ट्रेन का नाम इसी तरह से होगा, टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। बात समझ में आ रही है। और ये दोनों ही के लिए एक टर्म यूज होता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या समझाया मैंने आपको, जब फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर हो सरफेस के, ठीक है।
हाँ, दोनों केसेस जो आपको दिख रहे हैं वो वाले केसेस में या इन्हें कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और इसमें दो होंगे, एक जब आप खींच रहे हैं तो टेंसाइल, और एक जब आप कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेसिव। स्ट्रेस हो चाहे स्ट्रेन, बिल्कुल इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं, और नोट हो जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। बेटा ये जो फर्स्ट हमने पढ़ा इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं या ए कह लेते हैं, ये हमारा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और हमने पढ़ लिया टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होते हैं। इसी तरह से हम टेंसाइल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब थोड़ा सा यहीं पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लीजिए अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपकी लेंथ में चेंज आएगा, और आपकी जो एल फाइनल होगी वो क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जब आप इसे कंप्रेस करेंगे तो ये लेंथ कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, यहां पे आपकी जो एल फाइनल होगी वो आपकी आएगी एल माइनस डेल्टा एल। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस की चीज है, बट कई बार नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको ये मेंशन कर दिया कि भाई हमारे पास दोनों केसेस हो सकते हैं। हो सकता है हमारी लेंथ कम हो जाए, और हो सकता है हमारी लेंथ ज्यादा हो जाए। ज्यादा कब होगी, जब आप उसे खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस के केस में आपकी फाइनल लेंथ इंक्रीज होगी, और कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में आपकी फाइनल लेंथ कम हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब देखिएगा, ये तो हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड टर्म जो है ये जनरली लिक्विड और गैसेस के केस में होता है, बट ऐसा नहीं कि और कहीं नहीं हो सकता। हाँ, सॉलिड में भी लिया जा सकता है। मान लीजिए मेरे पास एक रैंडम शेप की मैंने एक बॉडी ली। ठीक है, मैं कोई भी रैंडम शेप ले सकता हूं, आप रेगुलर शेप भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लीजिए, रेगुलर शेप भी बना देते हैं, ये स्फेयर है। ठीक है, ये रैंडम शेप है, कोई भी शेप हो सकता है। 3D बॉडी है, 3D बॉडी। अब आपने क्या किया, इस पे हर जगह से आपने एक प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। इस पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक स्पॉन्ज बॉल है, एक आयरन बॉल है, आप उनको दोनों हाथों से हर जगह से प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने प्रेस कर दिया, तो जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो उस पर प्रेशर लगेगा। ठीक, तो अब जब ये लगेगा तो क्या होगा, आपके वॉल्यूम में कुछ चेंज आ जाएगा। ऐसे करके कुछ चेंज हो गया होगा, समझिए समझिए, इक्वल लग रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एक प्रेशर एक्सटर्नल होगा, एक प्रेशर इंटरनल होगा, और अगर आपके पास P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P इंटरनल है तो आपका वॉल्यूम कम हो चुका होगा। ये बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से इस चीज को समझना बेटा। ठीक, तो यहां पर जो आप टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म्स में बात हो रही है, अब लेंथ के टर्म्स में नहीं बात हो रही है, तो आप यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बेटा आपका होता है सेम एज प्रेशर। ठीक है, एक्चुअली डेल्टा पी, और बेटर कहें तो दोनों का पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल, आप चाहो तो लिख लो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल, क्योंकि यही आपके वॉल्यूम को चेंज करेगा। ठीक है, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो गया, आपका प्रेशर। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी वॉल्यूम में जो स्ट्रेन आया उसे आप जनरली कहते हैं डेल्टा वी बाय वी। कुछ बात समझ में आई? हाँ, अगर आपने इसको रॉड टाइप ले लिया और एरिया कांस्टेंट मान लिया तो यही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एरिया आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे हम इसको बिल्कुल अलग अलग समझेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हमने एक बात ये कही। दूसरा हमने कहा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कीजिए, और उसके बाद थर्ड केस भी लेंगे। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो प्रेशर डिफरेंस है उसी को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर आप एसआई यूनिट देखें, चलिए यहां पे लिखा भी देते हैं आपको, एसआई यूनिट, कोई भी स्ट्रेस हो, वॉल्यूमेट्रिक हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी आप कह सकते हैं, सेम एज पास्कल, प्रेशर वाली ही यूनिट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पास्कल। और अगर मैं आपसे कहूं एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो भाई स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, नो यूनिट। क्यों? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, ठीक है, तो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि स्ट्रेस की यूनिट होती है और वो है पास्कल। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, छोटे छोटे से पॉइंट्स है, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर ये समझ में ना आए तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। और कोई भी पेपर ले लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा इसका। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। अब एक केस और ले रहे हैं बेटा, इसको हम सी केस कह रहे हैं, और ये हमारा होगा शियर स्ट्रेस, शियर, ठीक है। देखिए यहां पर जब आपके पास बॉडी है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे ही है। अब इसमें मैं फोर्स कैसे लगाऊंगा? मैंने फोर्स चेंज कर दिए बेटा, ये दो फोर्स मैंने लगाए इस तरह से, कुछ समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल सरफेस, पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल सरफेस। अगर मैंने इस तरह से फोर्स लगाया, ठीक है, तो आप इसको कहते हैं शेयर। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए होगा क्या, ये हल्का सा कुछ नई पोजीशन पे आ गया होगा, लाइक दिस। हाँ जी, इसी को आप कहते हैं शेयरिंग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक सरफेस में, ये आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल मिल सकता है अगर आप अपनी कॉपी को देखें, कॉपी या बुक ले लीजिए, बुक से और अच्छा आएगा। आप बुक लीजिए अपनी, ठीक है, हाँ, इस तरह से एक साइड बाइंड होगी और एक साइड से आपको इस तरह से पेपर दिख रहे होंगे। आप अपना एक हैंड ऊपर रखिए और एक हैंड से दोनों डायरेक्शन इस तरह से करके स्लिप कीजिए बुक पर। यस, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हो चुकी होगी, है ना, यही आपकी कहलाती है शेयरिंग। अब यहां पर जरा टर्म समझते, देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, एरिया अभी भी आपको क्रॉस सेक्शनल ये ही लेना है, ठीक। तो जब आप बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस अभी भी क्या है, एफ अपॉन ए। बस एफ जो है आपका वो पैरेलल हो चुका है, पैरेलल टू सरफेस, ठीक है। और एरिया अभी भी वही पुराना वाला है, क्रॉस सेक्शन, पाई आर स्क्वायर यहां पे होगा। ये नहीं कि आपने कहा सर फोर्स हमने लगाया था इसलिए हमने ये वाला एरिया ले लिया, ये वाला एरिया मत ले लेना। अगर ये एरिया लोगे तो फिर ये एरिया अगर आपने लिया तो फिर ये शियर स्ट्रेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां तो फोर्स आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया। बात समझ में आई? तो शियर स्ट्रेस के लिए आपका जो फोर्स है वो सरफेस के पैरेलल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ओके। और अब स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन जो है वो आया है, ये जो छोटा सा आपको एंगल दिख रहा है ना, बहुत छोटा होगा ये एंगल फाई, इसी को आप कहते हैं स्ट्रेन। सो फाई, अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि tan फाई जब फाई एंगल छोटा होता है तो tan फाई फाई के बराबर हो जाता है। तो मैं यहाँ फाई इज इक्वल टू tan फाई लिख रहा हूं, और tan फाई की वैल्यू हो जाती है x अपॉन ये लेंथ इसकी l, x अपॉन l। बात समझ में आई कुछ? तो यहां पर जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आप इसे कहेंगे शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। तो तीन टाइप के स्ट्रेस स्ट्रेन हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसमें दो थे, एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव। दूसरा हमने पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और थर्ड हमने पढ़ा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। किसी तरह का कोई डाउट मन में आ रहा हो तो पूछें। अब बेटा हेडिंग डालिएगा हुक्स लॉ।
एक्चुअली जो स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो ही है, बट यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में इसे डिफाइन किया गया। अभी आगे उसको प्रूव भी करेंगे हम, ठीक है। तो पहले हुक्स लॉ लिखिएगा, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। ऐसा क्यों होता है ये आगे आपको क्लियर होगा। द स्ट्रेस इन अ बॉडी, जब आप कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे लगाएंगे और वो डिफॉर्म करेगा बॉडी को, तो जो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस इन अ बॉडी इज proportional to the corresponding strain, proportional to the corresponding strain। ये आपका हुक्स लॉ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल से अगर हम लिखें तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। फाइन। अभी मैंने आपको अलग अलग नहीं बताया। यहां पर देखिएगा, अगर आप इक्वल लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अभी मैं उस कांस्टेंट को ई कह रहा हूं, हाँ जी, अभी मैं इस कांस्टेंट को ई कह रहा हूं, और ई जो है, ये जो कांस्टेंट है इसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं इस कांस्टेंट को, कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नोट कीजिए। अब आपको पता है कि हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेस और तीन तरह के स्ट्रेन हैं, ठीक। तो हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो बिल्कुल नोट कीजिए और यहां पे लिख लीजिएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज क्लासिफाइड या classified in three types, ठीक है। नंबर वन जो इसमें है वो है आपका यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, हाँ ये साइंटिस्ट थे उनके नाम पे है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत सिंपल सा है, जो जो हम पढ़ के आ रहे हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब हम फर्स्ट वाला जो हमने स्ट्रेस देखा था, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेते हैं तो उनका जो रेशियो है वो आपका कहलाता है यंग्स मॉडुलस। तो आप चाहें तो लिख लीजिएगा, रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में सिग्मा और एप्सिलॉन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। यानी ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, और स्ट्रेन के बीच का रेशियो लॉन्गिट्यूडनल। अब जरा देखें, मान लीजिए फिर से मैं आपको एक बॉडी दिखा दूं। ये कोई वायर हो सकता है आपका, ठीक है। ये मान लीजिए कोई वायर है, इस पे आपने फोर्स लगा दिया F, ओके। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी मैं A मान ले रहा हूं, आप चाहे तो रेडियस दिया हो तो पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं। इसकी लेंथ आपको ओरिजिनल लेंथ दी हुई है L, और इसमें जो चेंज आया वो है डेल्टा L, ध्यान रखिएगा। तो यंग्स मॉडुलस की जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी बेटा, F बाय A, ठीक है। फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पे आपका आएगा डेल्टा L बाय L, इस तरह से। अब बिल्कुल आप चाहें, अगर आपने कहा सर सिलिंड्रिकल है तो एरिया को आप पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप कहेंगे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F इंटू L बाय A डेल्टा L, या इसी को आप कह सकते हैं F इंटू L बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। इनका यूज आएगा बहुत जगह, बिल्कुल इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस
सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल बाय एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए। हाँ, यहीं पे एक क्वेश्चन कई बार और बहुत सिंपल सा है, पूछा गया है बेटा, जेई मेंस तक में पूछा गया, एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। हाँ जी, ये बेटा आपकी हो जाएगी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम एज सिग्मा, क्योंकि स्ट्रेन की तो है ही नहीं। अरे स्ट्रेन तो यूनिटलेस है ना, डायमेंशनलेस है, तो y इज सेम एज सिग्मा, और ये आपकी पास्कल। आप चाहो तो पूरा पास्कल लिख दो, आप चाहो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, जैसे लिखना चाहो, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन में कैसे यूज में आता है। एक एक्सपेरिमेंट होता है, सर्ल एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं, बट अभी वो एक्सपेरिमेंट तो फिर आपको बता दें, उसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। बट देखिए यहां देखिएगा जरा, मान लीजिए मेरे पास एक मुझे वायर दिया गया है और इस वायर को मैंने हैंग किया है लाइक दिस। ओके, ये तो हमारे पास रूफ हो गई हमारी, ठीक है। ये एल लेंथ का वायर है और ये वायर जो है ये लाइट वायर, यानी इसका अपना कोई मास नहीं। क्लियर है? इसकी लेंथ एल थी, इसका मतलब इसकी लेंथ, जब आपने इसे हैंग किया हुआ है तो इसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अब हमें करना क्या है, हमने एक मास इस पे हैंग कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने इस पे एक मास हैंग किया, इस पे फोर्स लगने लग गया, F इज इक्वल टू एम जी। टेंशन आ गया इस पे, F इज इक्वल टू एम जी। लेट से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है आपको, जिसे आपने कहा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि जब आप इसको हैंग करेंगे तो इसमें लेंथ में कुछ चेंज आ जाएगा, ये चेंज आपका आ गया डेल्टा एल। बात समझ में आई? ओके, ये थोड़ा सा आपका आगे खिंच चुका होगा। अब आप इसको हटा दीजिए। जैसे ही आप इस मास को रिलीज करेंगे, क्योंकि इलास्टिक है, ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे पहुंच चुका, ठीक है। इसको जैसे स्प्रिंग खींचता है ना, जैसे हमने पढ़ा था, स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया। स्प्रिंग कब स्ट्रेच होता था? जब दोनों साइड से फोर्स लगाते, और जैसे ही हम इस फोर्स को रिलीज करते थे, स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता, और वहां पे हमारे पास लगता था रीस्टोरिंग फोर्स, अगर आपको याद हो, ठीक। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं सिग्मा कितना हो गया, तो आप कहोगे सर सिग्मा हो गया mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और स्ट्रेन कितना हो गया? चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन आप रखेंगे तो ये आपका जाएगा mg बाय पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, दैट इज डेल्टा एल बाय एल। तो ये आपके पास यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला और बन गया, अगर आपको वायर दिया है जिसपे m मास हैंग किया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, इन्हें नोट कीजिए। यंग्स मॉडुलस इज mg into l divided by pi r square into delta l in case of this wire. नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस को डिफाइन किया गया है, जो हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा था, उसका रेशियो, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला है आपका माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये मेरे पास सिग्मा वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये जो नेगेटिव साइन आया है इसको समझना बेटा। मान लीजिए मैंने आपको कोई इस तरह से एक बॉडी दी हुई है, और जब आपने प्रेशर लगाया बाहर से, आउटसाइड, ओके, ये आपने प्रेशर लगाया, तो P एक्सटर्नल P इंटरनल से ज्यादा होगा। तो डेल्टा P अगर आपका पॉजिटिव हो, P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P इंटरनल, तो आप देखेंगे V फाइनल लेस देन V इनिशियल हो जाएगा। ये समझ में आया?
इसलिए इसे माइनस ले लिया गया क्योंकि वॉल्यूम चेंज नेगेटिव है। नेगेटिव है, ये कौन है? वॉल्यूम चेंज। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम हो रहा है, बाहर से आप प्रेस कर रहे हो तो वो कम हो जा रहा है, ठीक है। यस, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव साइन वॉल्यूम चेंज की वजह से आया है। बाकी अगर आप कहेंगे तो वही है, रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। अब इसका यूज कहाँ आता है? इसका यूज आता है जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक। तो बल्क मॉडुलस, इसको आप एक और तरह से लिख सकते हैं, माइनस, देखिए ये डीपी हो गया आपका, ये डीवी हो गया और यहाँ पे वी लिख दिया। तो बल्क मॉडुलस इज माइनस वी डीपी बाई डीवी, और ये डीपी बाई डीवी जो है ये है स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस के लिए हमने देखा था, प्रोसेसेस कौन सी थी? आइसोबारिक, आइसोबारिक के लिए डीपी की वैल्यू 0 थी। फिर एक प्रोसेस हमने पढ़ी थी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में डीवी की वैल्यू 0 थी, याद आया। फिर हमने पढ़ा था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में डीपी बाई डीवी जो हमारी स्लोप आई थी, डीपी बाई डीवी इज माइनस पी बाई वी था। और एडियाबेटिक हमने पढ़ा था, एडियाबेटिक प्रोसेस में डीपी बाई डीवी की वैल्यू माइनस गामा पी बाई वी, माइनस गामा पी बाई वी। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में यूज में आएंगी, क्लियर है। तो बस आपको ये डीपी की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दूं, मान लिया आपसे पूछा गया आइसोबारिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस कितना होगा, तो आप कहेंगे 0 होगा। क्यों? बिकॉज डीपी की वैल्यू 0 है, उस इक्वेशन में डीपी की वैल्यू 0 डाल दीजिए। बल्क मॉडुलस आइसोकोरिक के केस में क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल के केस में क्या होगा? माइनस वी इंटू माइनस पी बाई वी, इसकी आप वैल्यू देखेंगे तो पी आ जाएगी। और बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में क्या हो जाएगा? माइनस वी इंटू माइनस गामा पी बाई वी। सॉल्व करेंगे तो ये आपका गामा पी आ जाएगा, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज थी बेटा जिसको न्यूटन साहब भी अपने रहते हुए तो नहीं समझ पाए। वो प्रोसेस को आइसोथर्मल समझ के बल्क मॉडुलस को पी एज्यूम करते रहे, जबकि प्रोसेस थी एडियाबेटिक और वहां पे उनको लेना था गामा पी। तो साउंड में इस चीज को हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी इसको यहाँ पे इतना नोट कीजिए क्योंकि इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। कई बार तो ये पूछा गया कि आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस क्या होगा, या एडियाबेटिक के लिए या आइसोकोरिक के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू बता दीजिए। दो रेशियो हमने देखे, पहला हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो जिसे हमने यंग्स मॉडुलस कहा। दूसरा हमने कहा बल्क मॉडुलस जो हमारा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो। और लास्ट है, इसको लिखिएगा, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसको जनरली ईटा से डिफाइन किया जाता है, कुछ बुक्स जी भी लिखती है, ठीक है। मैं अभी ईटा लिख रहा हूं। ईटा इज जो हमारे पास थर्ड बचा, रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस बाय shear स्ट्रेन, ठीक है। इसलिए आपको तीनों स्ट्रेस स्ट्रेन बताए गए थे। और अब अगर आप यहाँ पे एक बॉडी इस तरह की ले लें जिसपे आपने फोर्स लगाया हुआ है F, प्लीज ध्यान रखिएगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको A दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये स्ट्रेन आपका आया 5, तो आप कहेंगे F बाय A5, ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या बिल्कुल अगर आप इसको
एक्स और एल के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं एफ बाय ए, यहां पे आप लिखेंगे एक्स बाय एल। ठीक, एल जो है वो टोटल लेंथ थी, एक्स जो है जो शिफ्ट आया, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं रेडियस में जो चेंज आया। क्लियर? तो ये 3 टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नोट कीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, हाँ, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये ग्राफ है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हम बनाएंगे, और आपको बिल्कुल लेना वही चीज है। चलिए पहले मैं एक ग्राफ आपको दिखा दूं कि ये ग्राफ आपका बनेगा कैसे। ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको दिखाएंगे, और किस पे दिखाना है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि हमारे पास एक वायर है। ठीक है, तो देखिए ये करना क्या आपको कि एक वायर लेना है और इसको आपको हैंग कर देना है। एल लेंथ का वायर था, ये एल लेंथ का वायर था। ठीक है, इस पे आपको मास एम, ये मास एम आप स्टार्ट करेंगे 0 से और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मतलब पहले कुछ भी हैंग नहीं था, धीरे धीरे आप 1 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम इस तरह से इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो जब आप इसको इंक्रीज करेंगे, और ये वायर जो है आपका ये लाइट वायर है, ध्यान रखिएगा, इस मास के कंपैरिजन में ये बहुत ही लाइट वायर है। क्लियर? तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, आपको डेल्टा एल मॉनिटर करना है, या यस आपको इसे मॉनिटर करना है, या आपको ये रीडिंग लेनी है। ठीक है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, आपको एम को मेजर करना है। फाइन, बिल्कुल। अब आप सिग्मा निकाल सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई थी, एम जी बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आप स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं डेल्टा एल बाय एल। एक चीज और आपको देखनी है, आपको लेंथ आफ्टर रिमूविंग मास, लेंथ आफ्टर रिमूविंग मास, इसको भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, मान लीजिए 50 ग्राम का मास हैंग किया, कुछ लेंथ में चेंज आया होगा, मिलीमीटर में होगा, हो सकता है और कम हो, तो आपको वर्नियर कैलिपर्स यूज करना पड़ेगा उसके लिए। आपने उसको हटाया, जैसे ही आप उसको हटाएंगे आपने वापस लेंथ को मेजर किया। ठीक है, तो डेल्टा एल भी आपके पास आ गया, ओरिजिनल लेंथ और फाइनल लेंथ, मतलब रिमूव करने के बाद जो लेंथ है वो भी आपके पास है। अब ये ग्राफ आपको कैसा दिखेगा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ आएगा, और इस ग्राफ को आपको समझना है। तो शुरुआत में ये ग्राफ आपको सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इस तरह से सीधे ऐसे ये ग्राफ जाएगा। ठीक, तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे O और A, इस तरह से एक ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B। B के बाद ये थोड़ा सा और C पॉइंट तक आगे जाएगा। ठीक है, और फिर ये ग्राफ थोड़ा ऊपर जाके इस तरह से, तो ये एक पॉइंट हमारे पास हो जाएगा D, और एक ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, इसको F कह देते हैं। E मैंने स्किप कर दिया, अभी बता रहा हूं आपको कि क्यों ऐसा किया है। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, आप खुद भी बनाएंगे सारे पॉइंट्स तो इस तरह का ग्राफ आएगा। अब इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि जब आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच ग्राफ बनाया, ठीक है, तो ओ ए आपको एक लाइन दिखी, ओ ए लाइन में सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, ये सॉरी एप्सिलॉन आएगा, ये बात समझ में आई। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, इसका मतलब हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे। वेरी गुड, इसका मतलब ये यहां पर इलास्टिक भी है, इलास्टिक भी है। ठीक है, बिल्कुल ये इलास्टिक है, और साथ में हुक्स लॉ ओबे हो रहा, कहां पे, ओ ए, जब तक ये स्ट्रेट लाइन। अब समझिएगा, इसके बाद एक लाइन आई ए बी, ए बी में सिग्मा प्रोपोर्शनल नहीं है
एप्सिलॉन के। ये बात समझ में आई बेटा? अरे स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व हो चुका है तो कहां से आएगा? ठीक है, लेकिन यहां पर भी ये इलास्टिक है। ठीक, तो ओ से बी तक ये इलास्टिक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स, हो सकता है आपकी बुक में कुछ अलग नाम दिया हो, बट अब मैं यहां पे आपको ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। ये ब्लू वाला जो पार्ट है यहां तक ये इलास्टिक है। क्लियर हुआ? ये जो इलास्टिक है इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं एक लाइन बनाऊं बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, और ये मेरे पास जो सिग्मा है इसको आप कहते हैं सिग्मा वाई। सिग्मा वाई इज स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू बी पॉइंट। बी पॉइंट है क्या? वैसे आप सोचो बी पॉइंट है क्या? बी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। तो वो स्ट्रेस जहां तक आपकी इलास्टिक लिमिट मेंटेन रहती है उसको आप कहते हैं यील्ड स्ट्रेस। क्या कहते हैं? YIELD, यील्ड स्ट्रेस, सिग्मा वाई। ठीक है, वो स्ट्रेस जहां तक आपकी बॉडी या आपका वायर जो है वो इलास्टिक रहता है, आपने M हटाया वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ L पे चला जाए। ठीक है, मान लीजिए ऐसा 2 किलो तक होता है तो आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं 2 बाय एरिया। 2 kg मतलब 2 into G बाय एरिया। ये बात समझ में आई? ओके, अब ए से लेके बी तक या ओ से लेके बी तक हमारी कहानी हो चुकी है। अब जरा बात करते हैं ये जो आगे बढ़ रहे हैं बी से सी। बी सी में जो है यहां पर बहुत तेजी से चेंज आता है। ये मैंने आपको रेड कलर से दिखाया। ठीक है, बी से सी में आप चेंज जो है स्ट्रेस में उतना ज्यादा नहीं करते, यानी आपने बहुत एम की वैल्यू में माइनर सा चेंज किया, लेकिन आप देखिए स्ट्रेन में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, एकदम से स्ट्रेन में चेंज आता है। ठीक, और यहां पर आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका आ गया प्लास्टिक रीजन शुरू हो चुका है। क्या शुरू हो चुका है? इलास्टिक रीजन खत्म हुआ तो प्लास्टिक रीजन, एक्चुअल में प्लास्टिक रीजन शुरू होता है सी पे। यहां से आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक रीजन जिससे आप कहते हैं। हाँ, बी से सी में चेंजेस हैं, स्लाइट बहुत क्विक चेंजेस हैं, और वहां पर हो सकता है थोड़ा बहुत वापस आए, ना तो वो इलास्टिक होता है ना वो प्लास्टिक होता है। ठीक है, चेंजेस, हाँ वहां पे चेंजेस, स्ट्रेन जो है वो बहुत तेजी, माइनर सा, आपने मान लीजिए 2 kg की लिमिट थी, 2 kg के मास से आपका स्ट्रेस मेंटेन हो जा रहा था, तो आप 2 kg 2.1 kg भी करेंगे या 2.05 kg भी करेंगे तो बहुत तेजी से आपका स्ट्रेन में चेंज आता है। ठीक है, ओके, तो यील्ड स्ट्रेस एक ये बात हो गई। अब देखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डी पॉइंट है ना, डी पॉइंट, यहां पर आपका डी पॉइंट बना हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है ये आपका कहलाता है सिग्मा यू। सिग्मा यू, ठीक है। बीसी, अच्छा बीसी की बात कर लेते हैं। बीसी में लिख लीजिए बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, सिग्निफिकेंट स्ट्रेन, या आप लार्ज स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, इवन फॉर स्मॉल चेंज, even for a small change in stress। स्ट्रेस में बहुत छोटा सा चेंज करेंगे तब भी आपका जो स्ट्रेन है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब ये सिग्मा यू जो है इसको आप कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। अभी बता रहा हूं ये क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस।
अब बेटा समझना, ये जैसे ही आप डी पॉइंट पर पहुंचे, देखिए उसके बाद ग्राफ क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, चलिए मैं इसको येलो कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये वाला। ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस येलो पोर्शन में आपने एक बार उस लिमिट को क्रॉस किया, उसके बाद आपने स्ट्रेस कम भी कर दिया, तब भी आपका स्ट्रेन क्या हो रहा है, देखिए आपने स्ट्रेस कम कर दिया, तब भी आपका स्ट्रेन बढ़ता जाता है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, हायर साइड पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो कम स्ट्रेस से भी हायर स्ट्रेन मिलता है। और ये जो एफ पॉइंट है, जिसे आप ऑर्डर में लिखते तो ई आता, बट एफ मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ये है फ्रैक्चर पॉइंट। यहां पे आके आपकी नेक फॉर्मेशन होती है और आपका जो वायर है वो ब्रेक कर जाता है, ये आपका कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट, इसीलिए हमने उसका नाम दे दिया एफ। फाइन, सो एफ इज फ्रैक्चर पॉइंट। तो ध्यान क्या रखना है, जो आपको ग्राफ में दिखा दूं थोड़े इलाज करके। देखिए जो आपको ब्लू वाला पॉइंट दिख रहा है, ब्लू शेड पे जो दिख रहा है ना, ए बी जो है, यस, ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन लाइन मैंने अब आपको दिखाई, तो ग्रीन लाइन अब जो हो गई या पहले जो ब्लू थी, ये देखिए ब्लू रही। ठीक है, ये आपकी इलास्टिक, हाँ जी ये इलास्टिक है। इस इलास्टिक में दो रीजन है, एक OA है जहां पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। ए से बी में इलास्टिक लिमिट तो है, इलास्टिक प्रॉपर्टी तो फॉलो होगी, जैसे ही आप मास को हटाएंगे वापस वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगी, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होगी। ठीक है, सिग्मा इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ये आपका आ जाएगा। बी से सी में बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा, सिग्मा में आप ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सिग्मा मतलब स्ट्रेस में स्ट्रेन में बहुत चेंज आएगा। उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन, जिस पोजीशन पे वायर आपका पहुंच गया होगा उस लेंथ से वापस आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। फाइन, डी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो डी पॉइंट वो स्ट्रेस है जहां पर बस ये टूटने के कगार पे पहुंच चुका है, समझ लीजिए। ठीक है, डी पॉइंट पे आपके सारे तार हिल चुके होंगे, अब वो खिंचने लगेगा, अब उसकी लेंथ में बहुत तेजी से चेंज आएगा, बहुत कम स्ट्रेस लगा के, और एक पॉइंट आएगा एफ, यहां पर आकर आपका वायर टूट जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस जो इस पे बनते हैं, ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया, अब इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं। देखिए इस ग्राफ में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है, आप दो वायर को कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर, और कंपेयर क्या करना, इलास्टिसिटी, भाई बात ही उसकी हो रही है, कंपेयर इलास्टिसिटी ऑफ टू मटेरियल कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना है। तो इलास्टिसिटी को हमने डिफाइन किया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और इस ग्राफ के लिए वो क्या है, स्लोप। जरा देखो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन स्लोप ही तो है इसकी, स्ट्रेस वाई एक्सिस पे है, यस। तो स्लोप अगर आप देखें तो हायर द स्लोप, मोर इज इलास्टिसिटी। ठीक है, तो वो ज्यादा इलास्टिक होगा जिसकी स्लोप ज्यादा होगी। मैं यहां पे आपको ग्राफ में ही दिखा दूंगा। ओके, ये हमारे पास एक ग्राफ मान लीजिए इस तरह का बना। ठीक है, इसको हम 1 कह रहे हैं, और ये जो ब्लू कलर शेड के साथ है ये 2 है। तो जो 1 वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाला ग्राफ, इसकी इलास्टिक या इलास्टिसिटी ज्यादा है। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं, सेम स्ट्रेन के लिए अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़े तो वो ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, अब सेम स्ट्रेन के लिए ये नए टर्म हो गए, इसको ऐसे समझो, अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ले लिया, मान लीजिए दो वायर आपके पास, बहुत ध्यान से इसको समझना, आपने दो वायर लिए,
दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम, दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम। ये वायर 1, ये वायर 2, दोनों पे आपने कुछ फोर्स लगाया और दोनों में जो चेंज आया लेंथ में, ठीक है, ए तो सेम हो गया। अब डेल्टा एल का चेंज इसमें भी आया, डेल्टा एल का चेंज इसमें भी आया। यहां आपने F1 फोर्स लगाया था, यहां आपने F2 फोर्स लगाया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं F1 इज ग्रेटर देन F2, सेम स्ट्रेन के लिए, दोनों की लेंथ भी सेम थी, ठीक है, तो स्ट्रेन सेम हो गया। एप्सिलॉन सेम के लिए आपने जिसका सिग्मा मोर होगा वो ज्यादा इलास्टिक, मोर इलास्टिक, ठीक। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि न्यूमेरिकल जब आएगा तो आप किसको इलास्टिक कहेंगे। तो जिसकी ई ज्यादा, जिसकी स्लोप ज्यादा ग्राफ में, या जिसका सिग्मा सेम स्ट्रेन के लिए ज्यादा, वो ज्यादा इलास्टिक, ठीक है। तो 1 इज मोर इलास्टिक, सेम डिफॉर्मेशन के लिए ज्यादा फोर्स जिस पे लगाना पड़ जाए अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, या सेम स्ट्रेन के लिए सेम स्ट्रेस लगाना पड़े, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो इलास्टिसिटी सेम, जिसमें ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़े वो मोर इलास्टिक, फाइन। अच्छा, अब इसको दूसरे ढंग से पूछता हूं, देखो मान लीजिए मैंने आपसे कहा दूसरा तरीका क्या है, एक आपके पास है स्टील और एक आपके पास है रबर, सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन, दो वायर आपके पास है, सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन। आप मुझे बताइए कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, कौन कम इलास्टिक। हाँ, कॉमन सेंस में क्या होता है, जो जनरली दिमाग में आपके आता है, और इस रबर ज्यादा, ये लेमन लैंग्वेज गलत है बेटा। रबर खिंचता ज्यादा है, लेकिन रबर, हमने क्या कहा, इलास्टिसिटी की डिफाइन हमने कैसे किया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। जिसको डिफॉर्म होने में ज्यादा स्ट्रेस लगे तो स्टील को ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। सो स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। बात समझ में आई। सेम डिफॉर्मेशन के लिए या सेम स्ट्रेस लगा दो तो जो ज्यादा डिफॉर्म हो वो लेस इलास्टिक हो जाएगा, भाई ऐसे समझ लो, ठीक है। दोनों की लेंथ बराबर थी, अब आपने दोनों पे बराबर फोर्स लगा दिया Ff, तो रबर वाला ज्यादा खिंच जाएगा ना यार, रबर वाला मोर स्टिच। तो जो जितनी मुश्किल से डिफॉर्म हो, जो जितनी मुश्किल से डिफॉर्म हो, वो भी आप कह सकते हैं कि हाँ बाकी सारी चीजें सेम रखिएगा, यस, वो आपका ज्यादा इलास्टिक, ठीक है। तो स्टील जो है वो लेस डिफॉर्म होगा सेम फोर्स से, तो ये मोर इलास्टिक। क्वेश्चन कई बार अलग अलग ढंग से घुमाए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। यही जो इलास्टिसिटी वाली बात थी, यहीं पे एक टर्म और लिखिए, वो आपका होता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कोई चीज कितना कंप्रेस होगी, तो कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन किया गया, हाँ इसको नोट कीजिएगा, कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज 1 बाय बल्क मॉडुलस। ओके, बल्क मॉडुलस का इनवर्स अगर आप करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस उतनी कम कंप्रेसिबिलिटी। तो जितना ज्यादा आपका बल्क मॉडुलस होगा, जितना ज्यादा वो इलास्टिक होगी बॉडी, उतना वो कम कंप्रेस होगी, ठीक है। तो अब आपको यहां से वो रबर और स्टील वाली चीज समझ में आएगी। अगर आपके पास रबर बॉल है और आपके पास स्टील बॉल है, ठीक है, तो रबर बॉल इज लेस इलास्टिक
क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कंप्रेस होगी, मोर कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आ गया? तो यहां से भी आप इसे याद रख सकते हैं। और स्टील बॉल मोर इलास्टिक, बी जो है वो ज्यादा आएगा और ये लेस कंप्रेसिबिलिटी। नोट कीजिए। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपको और मिल सकता है, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए मेरे पास दो ग्राफ मैंने आपको दिए ऐसे, ठीक है, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है। थोड़ा सा और मैं इसको कम कर दूं, एक मिनट, यहां से ना मैं इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूं। ये मेरा F1 है और ये मेरा F2 है। कुछ बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका फ्रैक्चर पॉइंट जल्दी आ रहा है 1 वाले ग्राफ का। ब्लू ग्राफ जो है वो हम 1 ग्राफ कहेंगे, ये एक मटेरियल है। और रेड वाला जो ग्राफ है उसको हम 2 नंबर मटेरियल कहेंगे, या सेकंड ग्राफ है हमारे पास। फाइन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वायर से आप या किस मटेरियल से आप वायर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉइंग ऑफ वायर, ठीक है। हाँ, जो जल्दी आपका फ्रैक्चर पॉइंट आ जा रहा है, मतलब ये ब्रिटल है, ठीक। तो DF1 इज लेस देन DF2, ठीक। जो छोटा होगा वो ब्रिटल होगा, जिसके लिए फ्रैक्चर पॉइंट पहले आ जाएगा वो वायर जल्दी टूट जाएगा, इसका मतलब ये ब्रिटल होगा, ठीक है। मटेरियल इज ब्रिटल। और जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो आपका डक्टाइल होगा। एक टर्म आपने शायद पहले पढ़ा हो, जिसके आप वायर बना सकते हैं, उसे आप कहते हैं डक्टाइल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड वन जिसके लिए फ्रैक्चर पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पर है डी से, ये आपका डक्टाइल होगा। और ब्लू वाला जो है वो आपका ब्रिटल हो जाएगा। तो इस पे कई बार दो ग्राफ आपको दिए होंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आप बता दो कि ये आपका जो मटेरियल है, मटेरियल 1 या ब्लू मटेरियल या रेड मटेरियल, वो कौन सा आपका ब्रिटल है, कौन सा डक्टाइल है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, बट जनरली जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो कॉन्सेप्चुअल जो है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो आप स्लोप देख लीजिए, या आपसे कौन ब्रिटल है, कौन ज्यादा डक्टाइल है, किस मटेरियल को आप यूज करेंगे वायर बनाने के लिए। तो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई जो हमने आपको बताया कि O A B C D F, ये जो पॉइंट्स आपको दिखाए, इन पे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि A से लेके B तक वो क्या होगा, ठीक। और दो पॉइंट हमने आपको बताए थे, सिग्मा U और सिग्मा Y, ठीक है। ये स्ट्रेस की जो वैल्यू है, इनको कुछ नाम भी दिया गया, इसको आपने कहा यील्ड स्ट्रेंथ। किसी भी मटेरियल की ये यील्ड स्ट्रेंथ है। स्ट्रेस की वो वैल्यू जहां तक आपका मटेरियल इलास्टिक रहे वो कहलाता है यील्ड स्ट्रेंथ। और सिग्मा यू जो है वो आपका कहलाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्यों? बिकॉज इस स्ट्रेस पे ले जाने के बाद आपका वायर में कुछ जान नहीं बचेगी, फिर हल्के से फोर्स से या हल्के से स्ट्रेस से भी वो इलोंगेट होने लगेगा, तो उसके तो आपने जो बॉन्डिंग थी वो सब बर्बाद कर दी है, अब वो जान नहीं रही उसमें। अब या तो वो खींचेगा या बहुत ज्यादा खींचेंगे तो टूट ही जाएगा, तो वायर बना देंगे, वो पतला हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप हीट इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ओके, तो क्या लगता है आपको F1 किधर शिफ्ट होना चाहिए? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर F1 जो है वो F2 की ओर शिफ्ट होगा। ध्यान रखना बेटा, ये जो गैप है, दिस गैप इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। ये F1 आपका, चलिए ग्रीन कलर से आपको दिखा दें, हो सकता है हीट अप करने पे यहाँ कहीं पे पहुंच जाए।
आपके जनरली जब वायर बनाए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, जिससे आपकी ये डक्टाइल रेंज बढ़ती है। ठीक, यस, किसी भी मटेरियल को हीट अप करने से वो डक्टाइल बन जाता है। तो जब भी आपको वायर बनाने होते हैं तो आप वायर को जनरली हीट अप करते हैं, जिससे आपका ये ग्राफ में कुछ चेंजेस आए। ओके